हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 क्लास का चैप्टर 2 भारत की संरचना और उसकी भू-आकृति के बारे में कर रहे हैं। और इसमें आपका ये सेकंड वीडियो है। उससे पहले हमने आपको नदियों के बारे में बताया था, साथ साथ में हमने आपको और क्या करवा दिया था, यहाँ पर प्रायद्वीपीय खंड पढ़ा दिया था, तो इन भू-आकृतियों वगैरह भी करवा दिया था। तो आज हम अन्य हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं को देखेंगे कि हिमालय के साथ साथ में और कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं जो कि भारत में स्थित हैं। तो देखिए, कठोर व शिथिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल व लचीली है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो तो कठोर है ही, साथ में शिथिर भी है। तो कठोर व शिथिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूगर्भिक संरचना जो है वो तरुण है, दुर्बल और लचीली है। यानी कि कहीं पे पहाड़ियाँ जो है वो काफ़ी ऊंची हैं, तो कहीं पे बिल्कुल नाम मात्र की ही पहाड़ियाँ हैं। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनित व अंतर्जनित बलों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हैं। यानी कि अभी ये अपनी युवावस्था में है और इनका निर्माण होता जा रहा है। इनके आंतरिक बल और बाह्य बल अभी काम कर रहे हैं। इनके परिणाम स्वरूप इनमें बलन भ्रंश आदि बनते रहते हैं। बलन का मतलब होता है पर्वतों का इस प्रकार से निर्माण होता रहता है। भ्रंश का मतलब है ऐसे बीच में खाली जगह के फिर ऐसे पर्वतों का निर्माण होना। इन पर्वतों की उत्पत्ति भीतर की हलचलों से जुड़ी हुई है। तेज बहाव वाली नदियों से अपवर्तित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में ही है। यानी कि यहाँ पर अभी पर्वतों का निर्माण हुआ ही है। गारज, टी-आकार की घाटियाँ तथा क्षिप्तिकाएँ, जलप्रपात इत्यादि इसके प्रमाण हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्वतों में इस प्रकार की सभी आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो ये आप गारज देख सकते हो। गारज कैसे होता है? गारज ऐसे और बीच में से ऐसे थोड़ी जगह नीचे, उसके बाद ऐसे दोनों तरफ से पर्वतों से गया, और ये बीच का क्षेत्र जो होता है यही आपका गारज होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप पढ़ोगे अब सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हम क्या बताएंगे, जैसे कि ये आपका हिमालय था और इधर ये आपका प्रायद्वीपीय पठार था, तो इसके जो बीच का ये क्षेत्र है ना, यही है आपका सिंधु वाला, गंगा वाला और ऐसे ब्रह्मपुत्र वाला मैदान। तो हम इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः एक भू अभिनीति गर्त है। यानी कि ये दो ऊंचे क्षेत्रों के बीच का एक नीचा क्षेत्र है। जैसे कि इधर आपका हिमालय था, इधर आपका प्रायद्वीपीय पठार था, और बीच वाला ये आपका भू अभिनीति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण के तीसरे चरण में लगभग 4.6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यानी कि लगभग 4.6 करोड़ वर्ष पहले आपके सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ था। तब से इसे हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसादों से पाट कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर अवसादों को जमा करती आ रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत जो गहराई है वो आपकी 1000 से 2000 मीटर तक की, मतलब इस प्रकार से मोटी परत पाई जाती है। 1000 से 2000 मोटी मिट्टी की परत पाई जाती है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। यानी कि हर जगह आपके भारत की जो भूमि है वो एक जैसी नहीं है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे कि धरातल और भू-आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू-आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू-आकृति और उच्च आवाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भू-आकृति के बारे में। मैदानों में किसी स्थान की भू-आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का ही परिणाम होती है। यानी कि कहीं पर कोई भी भू-आकृति बनी हुई है ना,
तो वो सबसे पहले संरचना, प्रक्रिया और विकास का ही परिणाम होता है, यानी कि ये तीनों प्रक्रियाएं काम करेंगी तभी जाके कोई भू आकृति का निर्माण होता है। भारत में धरातलीय भिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ शिलाकृतियाँ हैं, में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, अनेकों चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ व महाखंड भी पाए जाते हैं। दक्षिण भारत जो है वो एक स्थिर किरंतु कटा पटा पठार है। दक्षिण भारत का मतलब है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ प्रति चट्टाने खंड कंकारों से भरमार है, यानी कि उबड़ खाबड़ क्षेत्र पाया जाता है पठार वाला। इन दोनों के बीच में उत्तर का विशाल मैदान है, यानी कि एक तरफ आपका हिमालय और दूसरी तरफ आपका प्रायद्वीपीय पठार, तो बीच में आपका भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं, ये आपका हिमालय की बात हो रही है। उसके बाद आता है उत्तरी भारत का मैदान जो कि आपका गंगा ब्रह्मपुत्र वाला है, प्रायद्वीपीय पठार जिसको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल आपका राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आएंगे तटीय मैदान जो कि तटों के ऊपर स्थित होते हैं, और लास्ट में है आपका द्वीप समूह। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, यानी कि यहाँ पर आप हिमालय और हिमालय के अंदर बनी बहुत सारी पर्वतमालाओं का अध्ययन करोगे। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा हिमालय के पर्वतमाला को समझने का। हम आपको यहाँ पे बिल्कुल बारीकियों से बताएंगे कि कौन सी जगह है, कहाँ पर स्थित है। आपको दिख भी रहा होगा ये वाला क्षेत्र जो है ये माउंट एवरेस्ट है, इसके पास में कंचनजंगा दूसरी ऊंची चोटी है। इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ये आपकी कराकोरम K2 वाली पर्वत श्रृंखला है, साथ में लद्दाख, जास्कर, शिवालिक श्रृंखला, कैलाश श्रेणी, बाकी सब आपको दिखाई दे ही रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है आपका उत्तर का पर्वतमालाएं, बीच में आपका विशाल मैदान, इधर आपका मरुस्थल, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, और साथ में ये और ये वाले आपके तटीय मैदान, और उसके बाद आता है आपका ये वाला और ये वाले आपके द्वीप समूह। तो ये आपने सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर देख लिया है। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं, यानी कि एक तो हिमालय और साथ में उत्तरी पूर्वी, यानी कि एक तो ये वाली श्रृंखला और साथ में आपकी ये वाली श्रृंखला, ये चीज़ें ही आपकी इसमें शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें आपका वर्त हिमालय, पार हिमालय श्रृंखला, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं, यानी कि ये आपका कई श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। समानांतर का मतलब होता है इस प्रकार से आपकी श्रृंखला है, उसके समानांतर एक और इस प्रकार से है, फिर उसके बाद एक और इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और ये पर्वत श्रृंखलाएँ भी कहीं कहीं बीच बीच में से कटी फटी हैं। तो देखिए भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया इस प्रकार से फैली हुई हैं। साथ साथ में ये आपकी दक्षिण पूर्व में भी फैली हुई हैं, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व इस प्रकार से फैली हुई है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम में फैली हुई हैं, यानी कि आपका जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है और जो सिक्किम वाला क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है इस प्रकार से, ये आपकी दक्षिण दिशा और ये आपकी इस प्रकार से फैली हुई हैं। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली, यानी कि कहीं कहीं पे ऐसी अवस्था में भी दिखाई देती हैं। व्रत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, कि
पूर्व से पश्चिम में लंबाई जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई जो है 160 से 400 किलोमीटर तक है। यानी कि ऐसी जो लंबाई है ना वो तो आपकी ये वाली है हिमालय की। और रही बात फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ, इस प्रकार से इनकी चौड़ाई जो है वो आपकी कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे 160 तो कहीं पे 400 किलोमीटर होती है। जैसे कि चित्र से स्पष्ट होता है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य व पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत बड़ी लंबी दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे हिमालय की तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हो? तो वो हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों को मिला के आपके उपमहाद्वीप का नाम बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। हिमालय एक प्राकृतिक अवरोध ही नहीं अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। यानी कि हिमालय के इस साइड की परिस्थितियाँ और हिमालय के इस साइड की परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय का प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया के हिमालय जैसे भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? यानी कि इसके कारण जलवायु में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। हिमालय पर्वतमाला में अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियों में संरेखण, दूसरी भूआकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में बांटा गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। तो वहाँ पर कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, उसके बाद आते हैं थोड़ा आगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिमालय, उसके बाद आता है आपका दार्जिलिंग यानी कि सिक्किम के आसपास का हिमालय। तो इसमें आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय आ गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में पूर्वी पहाड़ियों का मतलब है ये आपका इधर इधर वाला जो क्षेत्र बनता है पूरब का, वो वाला क्षेत्र। तो ये हिमालय को यहाँ पर हमने 5 भागों में बांट दिया है। इनका अध्ययन अब यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। यानी कि कश्मीर वाले क्षेत्र में जो हिमालय पड़ता है ना, उसमें कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए, कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये आपकी इस प्रकार से हैं। सबसे पहले ऊपर कराकोरम है, उसके बाद लद्दाख पड़ता है, फिर जास्कर और लास्ट में ऐसे पीर पंजाल पड़ती है। पीर पंजाल लगभग आपकी ये पंजाब के आसपास तक पहुंच जाती है नीचे की साइड में, और आपकी कराकोरम जो है वो ऊपर का जम्मू कश्मीर का लास्ट क्षेत्र जहाँ पर पीओके बोला जाता है ना, पाक अधिकृत क्षेत्र, वहाँ तक होता है। तो ये इस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग जो कि वर्त हिमालय था कराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। वर्त हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील पाई जाती हैं। दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमालयी नदियाँ बलटोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं। यानी कि काफ़ी ठंड पड़ती है, ठंडी नदियाँ हैं। कश्मीर हिमालय क्रेवा के लिए भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। यानी कि जो आपका कश्मीर हिमालय वहाँ पर जाफरान की खेती होती है। वर्त हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बन्नीहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुल्ला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं। तो ये आपने देखे कि जो आपका कश्मीर हिमालय है वहाँ पर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन से दर्रे आपके हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए, करेवा क्या होता है। कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे कि करेवा, हेमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड व एक मोटी परत के रूप में जमाव होता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। आपको एक दिन में हम ज़्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि ऐसा करवाने से आप शायद बोर महसूस करोगे कि आप फटाफट से पढ़ाते जा रहे हो और हमें पीछे वाली बातें ढंग से कवर नहीं होती। तो हमने जितना आपको पढ़ाया है पहले आप उसको ढंग से कवर कर लें,
वीडियो को 1 से 2 बार देख लें ताकि सारी चीज़ें आपको ढंग से समझ में आ जाएं और उसके बाद ही फिर हमें बाकी बातों को करवाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि आपकी क्लास का ये सिलेबस आपके साथ वाले बच्चे भी कर पाएँ और वो भी अपना सिलेबस टाइम से पूरा कर लें। धन्यवाद।